बैटल ऑफ कादसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, क्योंकि इस जंग के बाद पर्शियन एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा, और इट ओपन अ वे फॉर मुस्लिम्स टू कॉन्कर पर्शिया या पर्शियन एम्पायर में इसके बाद मुसलमान आगे बढ़ते गए। सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑन द पर्शियन फ्रंट। ये बैटल नवंबर 636 सीई में हुई, और मोर स्पेसिफिकली 16 नवंबर से लेके 19 नवंबर 636 सीई तक जारी रही। अच्छा, ये वो टाइम था 636 में जब रोमन एम्पायर के खिलाफ भी मुसलमानों की जंग जारी थी, और रोमन फ्रंट पे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आर्मी वो रोमन से यरमुक की जंग कर रही थी। सो इट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम। दो सुपर पावर्स से मुसलमानों की एक ही टाइम पे जंग हो रही थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। तो बैटल ऑफ कादसिया इट वाज अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुसलमानों ने बैटल ऑफ ब्रिज में मुसलमानों को डिफीट हो गई थी। उसके बाद अगली बैटल में मुसलमानों ने पर्शियंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, एंड पर्शियंस दे हैड डिसाइडेड कि नाउ दे हैड टू टेक रिवेंज, और दे हैड टू डील विद द मुस्लिम्स। सो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नई आर्मी बनाने का फैसला किया, क्योंकि आर्मी की बहुत ज्यादा कमी थी, और एक वक्त में पर्शियन एम्पायर से रोमन एम्पायर से जंग करना ये काफी मुश्किल था। तो आपने नई आर्मी रिक्रूट करने का ऐलान किया, और आपने हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कमांडर इन चीफ बनाया, सुप्रीम कमांडर बनाया, जो कि कुरैश ट्राइब से थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, और अशरा मुबशरा या 10 प्लस कंपेनियंस में भी आपको शामिल किया जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मई 636 में हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये ऑर्डर दिया कि ही शुड मार्च टू नॉर्थ अरेबिया, और उनके साथ तकरीबन 4000 के करीब सोल्जर्स थे, और उन्होंने सिसरा के मकाम पे मदीना के करीब आपने पहला कैंप किया, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंस्ट्रक्ट किया कि नाउ ही इज द सुप्रीम कमांडर, और पर्शियन फ्रंट पे वो जाके मुसन्ना से या बाकी कमांडर से चार्ज ले ले, एंड ही विल बी द सुप्रीम कमांडर। इसके साथ साथ उन्होंने ये एडवाइस की हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अपने एक्सपीरियंस कमांडर्स से मशवरा करें, उनसे डिसीजन लेते हुए उनसे काउंसलिंग करें, और उनके डिसीजन के मुताबिक, उनकी काउंसलिंग के मुताबिक एक कॉन्सेंसस डेवलप करके एक डिसीजन लिया जाए, और उसके बाद फैसला किया जाए। हजरत ने ऑर्डर दिया साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ही शुड स्टे एट कादसिया, जो कि कूफा से तकरीबन 30 मील के फासले पे आबाद एक टाउन था। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे पहले जो बैटल्स हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आफ्टर द बैटल ऑफ ब्रिज, उन्होंने उसके बाद बुएफ में और बाकी बैटल्स में उन्होंने ये फैसला किया था कि ही विल डायरेक्टली टेक चार्ज ऑफ द बैटल। सो ही वाज रिमोटली इशूइंग द स्ट्रेटेजिकल ऑर्डर्स, और आपने बैटलफील्ड के तमाम चीजों के मैप्स बनवा के मदीना मंगवाए, और खुद वहां से मदीना से बैठ के अपने एम्बेसडर्स के जरिए से इंस्ट्रक्शंस दी, और खुद आपने इस बैटल को कंट्रोल किया। अच्छा, इससे पहले हमने ये देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद इस बैटल में शरीक होने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी और बड़ी डिसाइसिव बैटल थी, और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां भी थी कि एक वक्त आएगा कि ससनीड एम्पायर या पर्शिया मुसलमान उसको फतह कर लेंगे। तो मुसलमानों को पक्का यकीन था कि इट इज द टाइम, और मुसलमानों को हर हाल में फतह होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बैटल भी थी कि अगर इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हो जाती, तो इसका मतलब ये था कि पर्शियंस दे वुड अटैक ऑन अरेबिया, और उनके रास्ते में फिर कोई रुकावट ना होती, और पर्शियंस मदीना तक पहुंच सकते आसानी के साथ। इस मौके पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे पहले जो अपोस्टेट ट्राइब्स थे जिन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ज़कात देने से इनकार किया था या फॉल्स प्रॉफिट्स को फॉलो किया था, उन पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैन लगाया हुआ था कि वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट में शरीक नहीं हो सकते, या स्टेट अफेयर्स में शरीक नहीं हो सकते, या जंग में भी उनसे हेल्प नहीं ली जाती थी। हालांकि दे हैड एक्सेप्टेड इस्लाम, लेकिन फिर भी हजरत उमर की तरफ से उन पे बैन था कि वो बैटल्स में मुसलमानों की फोर्सेस की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस मौके पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बैन हटा दिया,
और उनको अलाउ किया कि नाउ दे कुड पार्टिसिपेट इन दीज बैटल्स, और दे पार्टिसिपेट एज अ वॉलंटियर फोर्स। तो जो पुराने एपोस्टेट ट्राइब्स थे, बनु हनीफा या इस तरह के ट्राइब्स थे जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के टाइम पे एपोस्टेसी मूवमेंट लॉन्च की थी, फिर मुसलमान हो गए थे, उनको जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अलाउ किया, तो नाउ मुस्लिम्स दे गॉट अ बिग आर्मी। इसके साथ-साथ हजरत उमर का ये भी प्लान था, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी इस हवाले से कि इसी मौके पे यरमूक की बैटल हो रही थी। तो हजरत उमर का ये प्लान था कि पहले यरमूक की बैटल फिनिश हो जाए, फिर वहाँ से रीइंफोर्समेंट मँगा के और फिर इस तरह पर्शियन फ्रंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह को ये ऑर्डर दिए। अबू उबैदा बिन अल-जर्राह कौन थे? ये रोमन फ्रंट पे मुसलमानों के सुप्रीम कमांडर थे, और पर्शियन फ्रंट पे भी जहाँ बैटल ऑफ कादसिया हो रही, यहाँ पे सुप्रीम कमांडर थे साद इब्न अबी वक्कास। तो अबू उबैदा बिन जर्राह को उन्होंने ऑर्डर दिया कि वहाँ से रीइंफोर्समेंट भेजें। तो उन्होंने तकरीबन 5000 के करीब बहादुर जांबाज या सोल्जर्स भेजे, जो कि यरमूक की बैटल के बाद, चूँकि यरमूक में मुसलमानों को फतह हासिल हो चुकी थी, मुसलमान जीत चुके थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यरमूक से रीइंफोर्समेंट रवाना की। अबू उबैदा बिन जर्राह को ऑर्डर दिया, उन्होंने रीइंफोर्समेंट रवाना की। और आगे हम देखेंगे कि बैटल ऑफ कादसिया का जब दूसरा दिन होगा, तब ये लोग ये रीइंफोर्समेंट पहुँचेगी। तो इस तरह रीइंफोर्समेंट आती थी। हज़रत उमर की स्ट्रैटेजी होती थी कि रीइंफोर्समेंट भेजते जाते थे, ताकि दुश्मन पे एक रौब कायम हो के इनकी हेल्प आ रही है, और इनके और सोल्जर्स भी आ रहे हैं, जो कि इनको हेल्प करेंगे। सो इट वाज़ अ स्ट्रैटेजी, सुपीरियर स्ट्रैटेजी ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जो रिइंफोर्समेंट आई थी, आगे हम देखेंगे कि सेकंड डे में है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट मिली मुसलमानों को, एंड इट प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द डिसीजन ऑफ द बैटल। अच्छा, ससनीद जो थे, उनकी उनका भी इससे पहले वाली बैटल्स में वालेजा में, उलैस में, कुवैत में काफ़ी नुकसान हो चुका था, तो उनको भी न्यू रिक्रूटमेंट्स करना पड़ी। उन्होंने भी काफ़ी बड़ी तादाद में नए सिपाही भर्ती किए, तो उनकी आर्मी में भी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था, न्यूली रिक्रूटेड लोगों का था। फिर हम ये देखते हैं कि जुलाई 633 में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि वो शरफ एक जगह है, वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ से उनको ऑर्डर दिया कि ही शुड मूव फॉरवर्ड। तो उन्होंने वहाँ से मार्च किया, और कादसिया के मकाम पे उन्होंने अपना कैंप बनाया, और अपना डिफेंस को ऑर्गेनाइज़ किया, और जो पानी के रिसोर्सेज़ थे वो उन्होंने कैप्चर किए, और फिर सुवात का इलाका था उसके आस-पास, उस इलाके में उन्होंने रेड्स कंडक्ट करना शुरू किए, गुरिल्ला अटैक्स लॉन्च कराए। तो इन दैट वे हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही रीच्ड ओवर देयर, a place called Qadsiya। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरह एक बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत ही जीनियस मिलिट्री कमांडर भी थे। तो इस बैटल में हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे इतने दूर होने के बावजूद, ही वाज़ अराउंड मोर दैन 2000 किलोमीटर्स, इससे भी ज़्यादा दूर थे। मदीना और कादसिया के दरमियान तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा तक का फ़ासला था, अराउंड 3000 किलोमीटर। लेकिन कंटिन्यूअसली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही वाज़ इन कॉन्टैक्ट विद हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और तमाम डिटेल्स वो मँगवाते मदीना में। हर चीज़ की रिपोर्ट उनको दी जाती, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, वहाँ की ज़मीन के बारे में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मुसलमानों की एनकैम्पमेंट के बारे में, और पर्शियंस की एनकैम्पमेंट, उनका नंबर, ये तमाम डिटेल्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शेयर की गई, और मुसलसल शेयर की जाती रहीं। सो कादसिया और मदीना के दरमियान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इन्वॉइस का, अपने एम्बेसडर का एक जाल बिछा दिया, और उनको ताज़ा-तरीन जो अपडेट्स थी जंग की, रोज़ाना उनको हर थोड़ी-थोड़ी देर देर के बाद मिलती जा रही थी, और वो ऑर्डर्स देते जा रहे थे कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से बैठ के इस जंग को कंट्रोल कर रहे थे। जहाँ तक ताल्लुक है मुसलमानों की आर्मी का, तो दे वर 30,000 इन नंबर, और फिर जब रीइंफोर्समेंट आ गई यरमुक से, तो दे गॉट 36,000 इन नंबर। तो इसमें 7,000 दे वर कैवलरीज़ लाइक हॉर्समैन थे, और बाकी जो थे वो
इन्फेंट्री थे। साद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के कमांडर थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो बीमार थे और पर्सनली ही कुडंट लीड द बैटल। सो उन्होंने ये फैसला किया कि बैटलफील्ड के करीब एक रॉयल पैलेस था, जो कि पुराना रॉयल पैलेस था, उसके खंडरात थे उनके। देयर वाज अबंडेंट रॉयल पैलेस, तो आपने वहां पे कयाम किया। वहां पे जो महल के अंदर जो जो फोर्ट्रेसेस थी, वहां पे आपने अपना कैंप रखा और वहां से बैठ के आपने वॉर ऑपरेशन को डायरेक्ट किया। और वहां से बहुत ही क्लियर व्यू देखा जा सकता था, बैटलफील्ड वहां से बहुत क्लियर थी। तो आपने खालिद इब्ने उर्फता को अपना डिप्टी मुकर्रर किया। तो खालिद इब्ने उर्फता जो थे, ही वाज एक्चुअली इन द फील्ड, बट हजरत साद इब्न अबी वक्कास ये ओल्ड पैलेस से, उसके खंडरात से बैठ के वहां से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और बैटलफील्ड तक उन्होंने मैसेंजर्स की एक चेन डेवलप की थी, which were conveying the message. So see how this battle was actually controlled or led by हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऑर्डर्स हज़रत साद के पास आते थे। हज़रत साद जो है वो अपनी चेन ऑफ मैसेजेस के ज़रिए से खालिद इब्न उर्फ़ता को ऑर्डर्स देते। सो दैट वे दिस वाज़ अ चेन ऑफ कमांड, जिसके ज़रिए से इस बैटल को मदीना से और फिर हज़रत साद रॉयल पैलेस से कंट्रोल कर रहे थे। सो दैट वाज़ समथिंग मिरेकलस। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिलिट्री जीनियसनेस देखते हैं कि दूसरी तरफ बैटल हो रही थी, बैटल ऑफ यरमुक हो रही थी। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि उन्होंने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहा कि वो पर्शियन से नेगोशिएशन स्टार्ट करें और नेगोशिएशन करके बैटल को डिले करते जाए, ताकि यरमुक की बैटल का डिसीजन आए और यरमुक में मुसलमानों को अगर फतह मिल जाती है, तो वहां से रीइंफोर्समेंट मंगाई जा सके। सो दैट वाज अ ग्रेट वॉर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि उन्होंने फौरन जंग नहीं शुरू कराई पर्शियन फ्रंट पे, बल्कि उन्होंने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को कहा कि आप डिले करते जाएं, बैटल को डिले करते जाएं, निगोशिएशंस करते जाएं, और जब मैं कहूँ तब आपने जंग शुरू करवानी है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऑर्डर दिया कि एम्बेसडर्स भेजे जाएँ। यज़दगर्द जो कि पर्शियन एम्परर था, और रुस्तम फर्रुखज़ाद जो कि इनका आर्मी कमांडर था, तो इनके साथ नेगोशिएशंस करने का ऑर्डर दिया गया और इनको इनवाइट किया गया कि दे वुड कन्वर्ट टू इस्लाम, तो इस्लाम की तालीमात बताई गई। तो 3 महीने तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेगोशिएशन करते रहे। नेगोशिएशन का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था। तो अरब्स और पर्शियंस के दरमियान तकरीबन 3 महीने तक नेगोशिएशंस होती रही। So all that was done under the instructions of Hazrat Umar रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, ये हम देखते हैं कि मुसलमान जहाँ भी, कहीं भी उनका दुश्मनों से सामना होता था, तो उनको 3 ऑप्शंस देते थे। पहला तो उनको इस्लाम के बारे में बताते थे कि हम जिस रिलीजन को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो हमें ये तालीमात देता है, कुरान अल्लाह की किताब है, हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ ही हैं। डिटेल से इस्लाम के बारे में बताते हैं और कहते हैं अगर आपको इस्लाम समझ आ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप इस्लाम कबूल कर लें। सेकंडली ये होता था कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो आप हमारे साथ पीस ट्रीटी साइन कर लें, जिज़िया पेमेंट पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप पीस ट्रीटी भी साइन नहीं करते, तो द थर्ड ऑप्शन वाज़ दैट नाउ यू आर गोइंग फॉर वॉर, सो देयर इज़ नो अदर वे। तो ये जो एमिसरीज़ भेजी गई, जो इन्वॉइस भेजे गए, इनको जो सहाबी लीड कर रहे थे, उनका नाम था नौमान इब्न मुकरिन। तो नौमान इब्न मुकरिन जो है, वो मुसलमानों की तरफ से इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और दे वर कमिंग एंड गोइंग बैक फ्रॉम आर्मी कैंप टू कैरिसफॉन। और कैरिसफॉन यू नो वेल कि इसका नाम मदाइन भी था और इट वाज पर्शियन कैपिटल। लेकिन ऑल दीज एमिसरीज या ये जो डायलॉग था, इट कुडंट बी सक्सेसफुल और अल्टीमेटली बात जो है वो जंग की तरफ गई। तो ये चलता रहा, 3 महीने तक डायलॉग चलता रहा और निगोशिएशंस चलती रही। और इस दौरान यज़दगर्द ने एक मौके पे मुसलमानों का जो एम्बेसडर था, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि मट्टी की एक बास्केट भरी जाए, है ना? मट्टी की एक टोकरी भरी जाए और उसे
एम्बेसडर्स में से एक एम्बेसडर का नाम था आसिम इब्न अम्र तमीमी। बनो तमीम कबीले के थे आसिम इब्न अम्र। तो आसिम इब्न अम्र नाम के एम्बेसडर के सर पे रखवा दिया और कहा कि ये ले जाओ, मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन यू नो वेल कि मुस्लिम्स दे वर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। तो मुसलमान जो एम्बेसडर था उसने इसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया और कहा कि इट इज अ जेस्चर के वी विल बी सक्सेसफुल। मुसलमानों के एम्बेसडर ने कहा कि मुबारक हो, दुश्मन ने अपनी मट्टी खुद हमारे हवाले कर दी, तो इसका मतलब ये है कि दे आर गोइंग टू सरेंडर देयर टेरिटरीज टू अस। तो मट्टी हवाले करने का मकसद ये है, या इससे ये सिंबॉलिकली हमें ये मीनिंग लेनी चाहिए कि उनकी जमीन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, और उन्होंने खुद अपनी मट्टी हमें दे दी, तो इसका मतलब है कि फतह हमारी होगी। अच्छा, इस मौके पे जब यजगर ने ये मट्टी मुसलमानों को रवाना कर दी एम्बेसडर के सर पे रख के, ये सोच के कि इससे मुसलमानों को की इंसल्ट होगी, तो रुस्तम जो उनका मेन कमांडर था ही रियलाइज, उसने भी यही सोचा, उसका भी सेम व्यू था जो कि आसिम इब्न अमर का था। और उसने बादशाह को कहा कि आपने ये जो किया है बहुत गलत किया है, और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था कि अपनी जमीन की मट्टी आपने दुश्मन के हवाले कर दी, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू सरेंडर वॉलंटियरली। तो इसको बुरा शगुन समझा गया। अच्छा, यजगर ने जब ये बात सुनी तो उसको बात समझ आई, तो उसने अपने सोल्जर्स को रवाना किया कि मुसलमानों के एम्बेसडर से मट्टी की बास्केट वापस लेके आए। लेकिन उस वक्त तक मुसलमानों के एम्बेसडर्स अपने कैंप में वापस जा चुके थे। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि यरमूक की बैटल मुसलमान जीत चुके थे, तो जो सीरियन फ्रंट पे टेंशन था वो बहुत ज्यादा ईज हो चुका था। तो तब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑर्डर दिया कि अब मुज़ाकरात या निगोशिएशंस रोक दी जाएं, अब हम जंग की तरफ जाएंगे। सो सी हाउ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु he utilized his superior war strategies, and he was a supreme, yeah, he was a great army commander as well। जितने अच्छे आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसी तरह आप एक बेहतरीन आर्मी कमांडर थे, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, कि आपने सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेटेजी यूज की और उस वक्त तक जंग शुरू नहीं की जब तक कि जंग शुरू करने का मुनासिब वक्त नहीं आ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अजीशा आपको क्लियर है? राहिमा आपको भी क्लियर है? आगे चले। Yes, sir. फर्दर वी सी दैट रुस्तम फर्रुखजाद जो कि पर्शियन कमांडर था, वो विलाशाबाद के इलाके में था, जो कि वॉरफील्ड से करीब ही था। तो नाउ ही डिसाइडेड टू मेक कादसिया कादसिया की तरफ मूव करने को उसने फैसला किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि रुस्तम फर्रुखजाद जो कि उस जमाने का सबसे बड़ा कमांडर था, दुनिया का मशहूर कमांडर था, ही वाज हेजिटेटिंग। तो वो मुसलमानों से जंग नहीं करना चाह रहा था, और वो ये चाह रहा था कि किसी तरह निगोशिएशंस कामयाब हो जाए। तो एक तो मुसलमानों का रोप था कि इससे पहले मुसलमानों ने कोई भी जंग, सिवाय एक जंग के बैटल ऑफ ब्रिज के अलावा, कोई भी जंग मुसलमानों ने नहीं हारी थी। हर जंग में मुसलमानों को फतह हुई थी। और दूसरा ये था कि दूसरी तरफ रोमन एम्पायर के खिलाफ जो जंगी हो रही थी, उसमें भी मुसलमानों को फतह हासिल हो गई थी। और यरमूक जिसमें मुसलमान जीत गए थे, और रोमन्स की आर्मी मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी, अराउंड 2 लाख, और मुसलमान इसी तरह 40-45 हजार के करीब थे, लेकिन मुसलमान वो जंग जीत गए थे। तो मुसलमानों का रोब था, और मुसलमानों से पर्शियन घबरा रहे थे। तो रुस्तम फर्रुखजाद जो कि पर्शियन कमांडर था, ही वांटेड टू अवॉइड द बैटल, लेकिन अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तो साद रजी अल्लाह तआला ने आखिरी एम्बेसडर्स के तौर पे रबिया इब्न आमिर और मुगीर इब्न जुरारा को भेजा कि वो बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो रुस्तम ने उनको इंसाइट करने की कोशिश की, ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। रुस्तम ने कहा कि तुम हमारे पड़ोसी हो, नेबर्स हो, और तुम हमारी जमीनों में आबाद हो, और हम तुम्हारे जो और कबाइल है, अरब कबाइल है, वो हमारी जमीनों में आबाद है, तो हम हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते आए हैं। हमने हमेशा मदद की, तुम्हारे अरब भाइयों की जो हमारी जमीनों में आबाद है, उनकी हमेशा मदद की। हमने उनको अपनी चारागाहें दी, उनको अपने जानवर वहां पे अलाउ किए, उनको खाना दिया, और उनको ट्रेड करने की इजाजत दी। उनका लाइवलीहुड हमारे
सल्तनत में मौजूद है, तो हमने हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक किया। और जब कभी उन पे कहां-साली आई, ड्रॉट आया और उन्होंने हमारी मदद चाही, तो हमने उनको खजूरें दी और बाजरा दिया और उनको हर तरह से मदद की। फिर उसने कहा कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें भूख और अफ़लास और गुर्बत यहाँ खींच के लाई है। तो अपनी गुर्बत की वजह से और हमारी चकाचौंध देख के, हमारे मालो-दौलत को देख के तो इस वजह से आए हो। तो अगर तुम वापस जा रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे हर कमांडर को 1000 दिरहम और 1 घोड़ा और सामान दूँगा और हर बंदे को जो है मैं 1 ऊँट जितना वज़न जो है वो खजूरें यानी जितने एक ऊँट के ऊपर खजूरें आ सकती हैं, यानी काफ़ी सारी खजूरें हर शख्स को दी जाएँगी और 2 जोड़े कपड़े दिए जाएँगे और हम तुम्हें अलाउ करेंगे कि तुम चले जाओ। मैं किसी को भी कत्ल करना या मैं किसी को भी प्रिज़नर बनाना नहीं चाह रहा। तो इस तरह उसने उनको डराने की कोशिश की, लालच देने की कोशिश की और कहा कि वापस चले जाओ, अगर जंग करोगे तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें कत्ल करेंगे, तबाह और बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे शहरों को वीरान कर देंगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अरब चले जाओ, अपने इलाके में चले जाओ, हम तुम्हें ऊँट जितना सामान भी देंगे और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सहाबाए कराम अब देखिए ना अरब जो थे और मुसलमान जो थे दे वर वेरी सिंपल। उनके कपड़े भी पुराने, फटे-पुराने थे, उनके वेपन्स भी पुराने थे, उनके जूते भी फटे-पुराने थे और उनके पास जंग का सामान भी पूरा नहीं था। और पर्शियंस जो थे वो एक सुपर पावर थे, उनकी शान-ओ-शौकत थी, बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो उनको लगा कि शायद ये अपनी गुर्बत की वजह से आए हैं और अगर हम इनको पैसे-वैसे दे देंगे तो ये वापस चले जाएँगे। लेकिन मुसलमान इस वजह से नहीं आए थे, वो तो इस्लाम की वजह से आए थे। उनके अंदर जज़्बा था, इस्लाम की खातिर लड़ने का जज़्बा था, तो वो उनके रोब में नहीं आए। तो उन्होंने फिर वही कहा कि देखिए, हम आपको इस्लाम की तालीमात पेश करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे, हम सही दीन पे हैं, आपको दीन समझा रहे हैं, आपको समझ आती है तो आप कबूल कर सकते हैं। नहीं कबूल करते तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप हमारे साथ पीस ट्रीटी कर लें, उसके बदले में आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका कोई जंग नहीं होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आप चाहें तो अपने मुल्क का निज़ाम अपने कवानीन के मुताबिक चलाते रहें, बस ज़ुल्म और सितम नहीं करें, अपने मुल्क में ऑपरेशन नहीं करें, ज़ुल्म नहीं करें। अगर ये भी नहीं करते तो तीसरा ऑप्शन ये है कि दैट वी विल गो फॉर वॉर, फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। जब दोनों तरफ जो है वो टेंशन बहुत बढ़ गई और मुसलमानों ने पर्शियंस की कोई भी ऑफर कबूल नहीं की और 3 महीने से नेगोशिएशन चलते आ रहे थे, नाकाम हो गए, तो देन बैटल स्टार्टेड। पर्शियंस ने फिर कासिया के मकाम पे जुलाई 636 में उन्होंने यूफ्रेटिस की जो अतीक कहलाता था, अतीक बैंक कहलाता था, उसको क्रॉस किया, यूफ्रेटिस के हिस्सा को क्रॉस किया, फुरात के दरिया को और फिर ब्रिज भी था और बोट्स का जो है वो बोट्स को जोड़ के ब्रिज भी बना सकते थे, लेकिन रुस्तम ने एक अलग स्ट्रैटेजी चूज की और उसने उस नहर को दरिया की जो नहर आ रही थी, दरिया का जो हिस्सा था, उसको डैम बना के कवर किया, उसको पानी रोका और उस दरिया के अंदर से रास्ता बना के वो लोग इस तरफ आ गए। पर्शियन आर्मी के पास जो 60,000 जो थे सोल्जर्स थे और उनकी 3 मेन कैटेगरीज थी, इन्फैंट्री थी, हेवी कैवलरी थी, एलिफेंट कॉर्प्स थे। 60,000 ज्यादातर लोगों ने लिखा है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी तादाद की दुश्मन की आर्मी की तादाद 1 लाख, 1.5 लाख और कुछ ने 2 लाख तक की बताई कि बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी थी, मैनी टाइम्स लार्जर दैन द मुस्लिम आर्मी। लेकिन किसी ने अगर बहुत कम भी लिखी है, मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिन्होंने बहुत कम करके बताने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कहा कि मुस्लिम्स जो थे वर अराउंड 35,000 और पर्शियंस जो थे वर 60,000, लेकिन लगता ये है कि 60,000 से भी बहुत ज्यादा पर्शियंस थे। और उनके पास एलिफेंट्स भी थे, मुसलमानों के पास कैवलरी और एलिफेंट भी थी, लेकिन एलिफेंट्स नहीं थे। और जो एलिफेंट कॉप्स थे इसको इंडियन कॉप्स कहा जाता था, क्योंकि जो हाथी थे ये उनके इंडियन इलाकों से आए थे, क्योंकि पर्शियन इंपायर में इंडिया के भी काफी सारे इलाके शामिल थे, तो वहां से उन्होंने हाथी मंगाए हुए थे। तो उनके जो हाथी थे देवर इंडियन हो सकते हैं और वहीं से वो ट्रेन होके आए थे, ट्रेन हाथी थे और वॉर के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन थे। तो 16 नवंबर को उन्होंने दरिया क्रॉस किया और रुस्तम ने 45,000 इन्फेंट्री को
4 डिविजन्स में डिवाइड करके उनको 150 मीटर के फासले पे हर डिवीजन को गैप रखते हुए उसने तैनात कर दिया। और बाकी रही कैवलरी या जो घोड़ों पे होते हैं, देवर 15,000 को भी 4 डिविजन्स में रुस्तम ने डिवाइड किया। तो दैट वाज अ डिवीजन ऑफ पर्शियन आर्मी। तो 4 डिविजन्स में 4 हिस्सों में तकसीम किया और उसको रिजर्व के तौर पर रखा ताकि काउंटर अटैक किया जा सके और जब जरूरत पड़े तो ऑफेंसिव अटैक भी किया जा सके। 15,000 army, 15,000 cavalry that was kept as a reserve force or sometime for defensive force, कि जहां जरूरत पड़े उसको ऑफेंस के लिए और जहां जरूरत पड़े काउंटर अटैक के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। एलिफेंट्स को काफी लोगों ने काफी नंबर लिखा है, 50-60, लेकिन 33 ज्यादा मोतबर समझा जाता है कि दे 33 एलिफेंट्स। और इन 4 डिविजन में से हर डिवीजन के साथ उन्होंने 8 एलिफेंट्स रखे। 8-8 जो हाथी थे हर डिवीजन के साथ उन्होंने रखे। और मुस्लिम वो जो आर्मी थी, रोमन्स की जो आर्मी थी और मुस्लिम आर्मी, तो जो बैटल फ्रंट बना दैट वाज अराउंड 4 किलोमीटर लॉन्ग, यानी 4 किलोमीटर तक आर्मीज फैली हुई थी। ससनीड आर्मी का जो राइट विंग था उसको रमजान कमांड कर रहा था, सेंटर विंग को जालिनूस कमांड कर रहा था, जो रियर गार्ड्स थे उसको फिरोजान जो था वो कमांड कर रहा था, फिरोजान था। और लेफ्ट विंग को बहरान कमांड कर रहा था। तो ये कमांडर थे चारों विंग्स के। और रुस्तम जो था वो खुद जो उनका मेन कमांडर था, वो उसके लिए स्पेशल जगह बनी हुई थी, एलिवेटेड सीट थी और उसके ऊपर कैनोपी लगी हुई थी। और वो वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर की साइड पे, यानी रिवर के मगरबी किनारे पे उसकी उसकी स्पेशल जगह थी। वहां से वो जहाँ पे दुश्मन की फौज का सेंटर का पार्ट था उसके बिल्कुल पीछे, वहां पे बैठ के वो बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहा था। और उनका झंडा था, बड़ा मशहूर झंडा था जो कि हजारों साल से उनके पास था। और जिस जंग में भी जाते थे उस झंडे को मुतबर्रिक समझते थे। उसका नाम था दुरफ्शे के केवियानी। दुरफ्शे केवियानी जो था, या फ्लैग ऑफ केव या दुरफ्शे केवियानी, ये उनका झंडा था जिसको वो मुकद्दस समझते थे। उनके शाही खानदान का झंडा था जो हजारों साल से उनके पास था। अच्छा, पर्शियंस ने भी इस बात का एहतमाम किया था कि उन्होंने भी थोड़े थोड़े फासले पे, बैटलफील्ड के थोड़े थोड़े फासले पे अपने लोग अपॉइंट किए हुए थे, जो कि बैटल की सूरत हाल या बैटल में जो भी ताजा तरीन सूरत हाल डेवलप हो रही थी, वो अपने कैपिटल कैटसफॉन या मदान में पहुंचाते जा रहे थे। तो यहाँ तक क्लियर, आपको बैटल क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? सलाम, आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो मैं आपको ये जो रिकॉर्डिंग है शेयर करूंगा। तो हम बैटल ऑफ कादसिया को डिटेल से पढ़ रहे हैं आज। लास्ट टाइम हमने बैटल ऑफ कादसिया और बैटल ऑफ दहामन को ब्रीफली पढ़ा था। तो जो हमने ब्रीफली पढ़ा था उसके नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो ब्रीफली जो नोट्स है, ब्रीफ जो डेटा है, उसको आप किसी ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जिसमें दो बैटल्स पूछी हो। बैटल ऑफ कादसिया के साथ कोई भी और बैटल आ सकती है, यरमुक भी आ सकती है, और जो मुसैलमा के खिलाफ बैटल हुई थी यमामा, वो भी आ सकती है। कोई भी दो बैटल्स खिलाफत से आ सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये कि एक ही बैटल आए। तो अगर एक ही बैटल आए तो फिर आपको डिटेल से डिस्कस करना होगा। तो अभी जो मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बैटल समझ आ जाए। और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सलार, आपको क्लियर है? यस सर। यहाँ तक आप? राहिमा, अजीशा, आपको भी आई होप क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। सो इट वाज अ 4 डे बैटल जिसमें बहुत शदीद जंग हुई। पहला जो दिन था वो 16 नवंबर था। 16 नवंबर 636 को बैटल स्टार्ट हुई। और दुश्मन या पर्शियंस जो है वो किनार को चौक करके उसमें रास्ता बना के मुसलमानों की साइड पे आए। और पहले दिन तो उन्होंने आराम किया। अच्छा, ये जो उन्होंने क्रॉस किया था, रिवर क्रॉस किया था, दैट वाज बाय द मिडनाइट। आधी रात को उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और डॉन तक, यानी सुबह सूरज शुरू होने तक, उससे पहले पहले पूरी आर्मी रिवर क्रॉस करके मुसलमानों की साइड पे आ चुकी थी। एंड नाउ मुस्लिम्स एंड पर्शियंस दे वर फेस टू फेस। और उनके दरमियान
500 मीटर से ज्यादा का फासला नहीं था। राशिदुन आर्मी या मुसलमानों की आर्मी जो थी, दे वर फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी इस तरह उनको अरेंज किया गया था कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड पे उनका ग्रुप था, यानी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। जबकि ससनीद जो ससनीद आर्मी थी, वो साउथ वेस्ट की तरफ का डायरेक्शन थी। और दरिया जो है उनके बैक साइड पे था, क्योंकि वो दरिया क्रॉस करके इस तरफ आ चुके थे। अच्छा, ये बैटल भी जिसे हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बदर में खासतौर पे पर्सनल ड्यूल्स हुई थी। तो ये बैटल भी पर्सनल ड्यूल से स्टार्ट हुई। बहुत सारे के बहादुर लोग आए, लेकिन इसमें भी मुसलमान चैंपियंस या मुसलमानों के जो वॉरियर्स थे, उनका पल्ला भारी रहा। और उन्होंने बहुत सारे पर्शियन बहादुरों को, के ब्रेव लोगों को डुअल्स में कत्ल कर दिया। तो उससे पर्शियंस का जो क्रॉल था वो काफी डाउन हो गया बैटल के स्टार्ट में ही, क्योंकि मशहूर कमांडर्स, उनके मशहूर वॉरियर्स जंग के पहले मरहले में ही कत्ल हो गए। जब काफी सारे डुअल्स हो गए तो रुस्तम को फील हुआ कि अगर इस तरह होता रहा तो हमारा तो सोल्जर्स का मोरल डाउन हो जाएगा। तो उसे फिर जनरल वॉर स्टार्ट करा दी। उसने अपने लेफ्ट विंग को ऑर्डर दिया कि मुसलमानों के राइट विंग पे अटैक करें। और जो पर्शियन अटैक था वो हैवी शॉवर्स के साथ शुरू हुआ। उन्होंने बहुत ज्यादा तीर बरसाना शुरू कर दिए, और इससे मुसलमानों के राइट विंग पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। इन तीरों का शिकार होकर बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स जख्मी हो गए। फिर हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल अशस इब्न कैस, जो कि उनके कमांडर थे, उनको ऑर्डर दिया। और ये राइट, जो सेंटर राइट था कैवलरी का, उसके कमांडर थे। तो कैवलरी के सेंटर राइट पार्ट को हजरत साद ने ऑर्डर दिया कि दे शुड चेक ससनीड कैवलरी एडवांसमेंट। तो मुसलमानों की तरफ से अशस बिन कैस, जो मुसलमानों के कमांडर थे, इन्होंने अपनी कैवलरी के साथ आगे बढ़कर पर्शियंस के अटैक को रोका, और पर्शियंस को ज्यादा नुकसान पहुंचाने से उन्हें रोक दिया। इसके बाद पर्शियंस ने, या रुस्तम ने जो है वो उनका जो एलिफेंट कॉर्प्स था उसको आगे मूव किया। तो दैट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि इससे पहले भी इससे बैटल थी कुवैत में, और उससे पहले बैटल ब्रिज में, जसर में हाथियों की वजह से मुसलमानों को काफी नुकसान हो चुका था। मुसलमानों के घोड़े हाथियों से डरते थे, घबराते थे, और पैनिक हो जाता था। और इससे पहले शावर हुआ था, जो हमने देखा कि उनकी तरफ से एरोस का बहुत ज्यादा शावर हुआ। तो ऑलरेडी मुसलमान जो थे वो पैनिक थे। तो मुसलमानों का जो लेफ्ट विंग और लेफ्ट सेंटर था, यानी मुस्लिम कैवलरी का जो लेफ्ट विंग और लेफ्ट सेंटर था, दैट वाज ऑलरेडी इन पैनिक, यानी उनमें पैनिक आ चुका था। और उनमें इस बात के असर नजर आ रहे थे कि नाउ दे आर गेटिंग वीक। अब जब हाथी आगे बढ़े तो उन्होंने मुसलमानों की जो फोर्सेस थी, मुसलमानों का जो लेफ्ट विंग था और लेफ्ट सेंटर था, उसको उन्होंने पीछे हटाना शुरू कर दिया। और मुसलमानों के आर्मी के जो लेफ्ट विंग और लेफ्ट सेंटर था अपनी कैवलरी का, उसे रिट्रीट करना शुरू कर दिया। तो ससनीट की हैवी कैवलरी ने और एलिफेंट्स ने मिलके मुसलमानों के कैवलरी के लेफ्ट विंग और लेफ्ट सेंटर को रिट्रीट कराना शुरू कर दिया। अब हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने जब देखा कि मुसलमानों की कैवलरी का जो लेफ्ट विंग और लेफ्ट सेक्टर है वो पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आर्चर्स को ये ऑर्डर दिया कि दे शुड अटैक ऑन एलिफेंट्स। हाथियों पे जो लोग बैठे हैं, हाथियों को चला रहे हैं, उन पे तीरों से हमला करें। और उन्होंने अपनी इन्फेंट्री को ऑर्डर दिया कि दे शुड अटैक ऑन कैमल्स, या कैमल जो लोग बैठे हैं उनके जो रिकाबे हैं या सैडल्स हैं या उनकी जो रस्सियां हैं वो काटें। और किसी भी तरह करके ये जो हाथियों का अटैक है इसको रोकने की कोशिश की जाए। हाथियों को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उन पर अटैक करें, हाथियों की जो ट्रंक है उस पर अटैक करें, हाथियों की आंखों में अटैक करने की कोशिश करें। सो इन दैट वे मुसलमानों ने स्ट्रेटजी रखी कि उनके हाथियों पर अटैक करेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इसने काम किया, और पर्शियंस जो थे उन्होंने अपने हाथियों को वापस मोड़ लिया। तो मुसलमानों का जो काउंटर अटैक हुआ तो उसकी वजह से उनके हाथी जो उन्होंने वापस मोड़ लिया। और
पर्शियन आर्मी थी उनका जो सेंटर था दैट आल्सो रिट्रीटेड, और जो एंटायर राइट विंग था उसने भी रिट्रीट। तो अब पर्शियंस के या ससनीड के सेंटर राइट ने और राइट विंग ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। By the afternoon, the Persian tribal Muslim left wing and the left center was also beaten back. तो दोपहर होने तक हजरत साद की स्ट्रैटेजी काम कर गई, और मुसलमानों की जो लेफ्ट विंग पे और लेफ्ट सेंटर पे अटैक हुआ था उसको मुसलमानों ने उसको रिपल्स कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको ऐसा बता दूं कि उस जमाने में जो आर्मी की अरेंजमेंट होती थी वो इस तरह होती थी कि दरगान की आर्मी का जो दरगान का पार्ट होता था उसको सेंटर कहते थे या कल्ब कहते थे, ठीक है। एक राइट विंग होता था और एक इस तरह लेफ्ट विंग होता था। आर्मी को इस तरह ऑर्गेनाइज करते थे कि दरम्यान में सेंटर होता था, सेंटर में ही उनकी जो कमांड होती थी वो होती थी, और जब ये मूव कर रहे होते थे या जरूरत पड़ती थी तो एक रेयर विंग रेयर का कमांड भी होता था। इस तरह जो आर्मी थी उसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। मुसलमानों की आर्मी भी इसी तरह थी कि तीन हिस्से थे, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, और इसके लिए अरबिक टर्म थी मैमना, मैसरा, कल्ब, इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती थी, और एक फॉर्मेशन होती थी, उस फॉर्मेशन को के मुताबिक जंग की जाती थी। तो यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं कि राइट विंग, लेफ्ट विंग, तो ये टर्मिनोलॉजीज है वो उस फॉर्मेशन के मुताबिक है कि जो राइट विंग होता था इसको मईमना कहते थे, मईसरा कहते थे, मईमना, और जो लेफ्ट विंग था उसको मईसरा। ये विंग्स थे। तो इसमें विंग्स में कैवलरी भी हो सकती थी, इन्फैंट्री भी हो सकती थी, आर्चर्स भी हो सकते थे, और एक विंग जो है वो 20-30 हजार आर्मी का भी होता था, और कम आर्मी में 10-15 हजार का भी हो सकता था। इसी तरह कल या सेंटर में 20-30 हजार आर्मी हो सकती थी, लेफ्ट विंग में भी 15-20 हजार आर्मी। तो इन दैट वे आर्मीज देवर अरेंज। तो ये आपको फॉर्मेशन समझ आ गई कि हाउ आर्मीज देवर अरेंज एट द टाइम। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चल रहा है अभी दिया दैट हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ही ऑर्डर के इट इज टाइम वी शुड अटैक। तो अब उन्होंने काउंटर अटैक का ऑर्डर दिया। तो नाउ इट वाज अ टाइम आफ्टर द नून के असर के करीब का टाइम था, और फिर जंग चलती रही टिल द टाइम ऑफ डस्क। तो डस्क सूरज ग्लोब होने का टाइम होता है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो सका, और दोनों तरफ बहुत ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हुई। लेकिन पर्शियंस की कैजुअलिटीज मुसलमानों की कैजुअलिटीज के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। इस दिन को यौमल अरमास कहते हैं, द डे ऑफ डिसऑर्डर। ये दोनों आर्मीज में डिसऑर्डर रहा, डिसऑर्डर हुआ, कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं हो सका दोनों आर्मीज की तरफ से, और दोनों तरफ से वो डिसऑर्डर रहा। तो इस जंग के पहले दिन को यौमल अरमास या डे ऑफ डिसऑर्डर भी कहते हैं। नाउ द सेकंड डे इट वाज 17th ऑफ नवंबर। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फैसला किया कि दूसरे दिन का आगाज भी डुअल से किया जाए, ताकि पर्शियंस के मोरल को डाउन किया जा सके। और दूसरी उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि मुसलमानों की रिइंफोर्समेंट्स आने वाली है यरमुक से। तो वो ये चाहते थे कि बैटल को डिले किया जाए ताकि रिइंफोर्समेंट्स भी आ जाए और आर्मीज आ जाए और मुसलमानों को स्ट्रेंथ मिले। तो तकरीबन दिन तक, सुबह से लेकर दिन तक डुअल्स होती रही, और इसमें भी मुसलमान जो सोल्जर्स थे वो ज्यादा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, दुश्मन का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और मीनवाइल रीइंफोर्समेंट फ्रॉम सीरिया, सीरिया में यरमुक की बैटल एंड हो चुकी थी, तो वहां से जो रिइंफोर्समेंट्स थी वो भी दोपहर के टाइम तक पहुंच आई। और ये जो रिइंफोर्समेंट्स थी ये भी ग्रुप्स की शक्ल में आ रही थी, 2-2, 300-300 सोल्जर्स करके आ रहे थे या हजार हजार करके आ रहे थे। तो पहला जो ग्रुप पहुंचा उसके कमांडर थे अलकाका बिन अमर तमीमी। बनु तमीम के ये शख्स थे अलकाका बिन अमर, और ये बहुत ही मशहूर वॉरियर थे। इनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, he was more than 7 feet इनकी हाइट थी, और he was like a gigantic figure। तो ये पहला जो आप इसको कह सकते हैं डिवीजन या बटालियन, उसको लेके दोपहर के टाइम पे पहुंचे। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद और बटालियंस आना शुरू हो गई रीइंफोर्समेंट की, और इनको सबको जो कमांड कर रहे थे रीइंफोर्समेंट को वो हिशाम इब्न उतबा थे।
और ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास के नेफ्यू भी थे। तो हशाम इब्न उतबा और काका बिन अम्र ये रीइंफोर्समेंट लेके आए, तो इससे मुसलमानों की स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ, उनका मोराल बढ़ गया, और पर्शियंस का मोराल इससे डाउन हो गया कि दुश्मन यानी मुसलमानों को रीइंफोर्समेंट मिलने जा रही है। अच्छा, काका रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पहुंचकर, कादसिया में पहुंचकर अपने जो एडवांस गार्ड थे, यानी शुरू के आगे चलने वाले जो फोर्सेस थे, यानी बहादुर तरीन लोग थे, बहादुर तरीन दस्ता था, उसको उन्होंने कई ग्रुप्स में डिवाइड किया। और आपने कहा कि बैटलफील्ड में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ग्रुप्स आते जाए, तो हर थोड़ी देर के बाद ये शोर शराबा करते हुए, नारे तकबीर लगाते हुए, ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो बैटलफील्ड में दाखिल होना शुरू हो गए, मुसलमानों से मिलना शुरू हो गए आके। तो इससे ये इंप्रेशन मिला पर्शियंस को कि मुसलमानों की कोई बहुत बड़ी फोर्स आ रही है, तो ये जो दस्ते आ रहे हैं ये उसी बहुत बड़ी फोर्स का हिस्सा है। एक दफा आगे मिल जाते तो वो इंप्रेशन ना बढ़ता, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इंप्रेशन डाला मुसलमानों ने पर्शियंस पे, कहा कि अपने अमल ने कि पर्शियंस को लगे कि मुसलमानों की फोर्सेस आती जा रही है, बार बार आती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, और बहुत बड़ी आर्मी की आती जा रही। दैट वाज स्ट्रेटजी डिवाइस्ड बाय हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हजरत उमर की जो स्ट्रेटजीज थी, दे वर मच मच सुपीरियर देन द रोमन्स एंड पर्शियंस। तो देखिए, एक हजरत उमर थे और तरह तरह वो शख्स थे, मजलिस से शूरत थी उनके पास, लेकिन उन्होंने उस जमाने की सुपर पावर्स को, रोमन एम्पायर को बैटल ऑफ यरमूक में और पर्शियन एम्पायर को बैटल ऑफ कासिया में, अपने से कई टाइम बिगर एनिमीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो दैट वाज समथिंग ब्रेकलेस, या अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था। ये शो करता है कि हजरत उमर जितने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, उतने ही बेहतरीन आप वॉरियर भी थे, कमांडर भी थे, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, और मिलिट्री हेड भी थे। जिस दिन एक और वाकया ये हुआ कि काका बिन अमर ने पर्शियंस पे अटैक किया, और उनके जनरल कमांडर जो थे बहमान, जनरल बहमान जो था उसका उनका कमांडर था, जो, और ये जनरल बहमान वही था जो कि इससे पहले बैटल ऑफ ब्रिज में भी कमांडर था पर्शियन का, तो उनका बड़ा कमांडर था। तो बहमान को हजरत काका ने कत्ल कर दिया। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट हुआ पर्शियंस पे कि उनका मोरल इससे भी डाउन हो गया। तो दूसरे दिन जिसकी हम बात करें आज, इस दिन में ससनीद जो थे वो अपने हाथियों को लेके नहीं आए, जो कि उनके हाथी नहीं थे। तो हजरत साद ने अटैक अटैक करने का जनरल अटैक करने का ऑर्डर दिया दोपहर के बाद, लेकिन ससनीद ने भी अच्छा मुकाबला किया, और मुसलमानों के अटैक को उन्होंने रोका, फर्म रहे, और मुसलमानों के अटैक को उन्होंने रिपर्स कर दिया। जब काका रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दिन ये स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला किया, उनको जब पता चला कि मुसलमानों के घोड़े दुश्मनों के हाथियों से डर रहे हैं, तो उन्होंने एक ट्रिक अपनाने का फैसला किया कि उन्होंने पांच पांच ऊँटों को मिलाकर उन पे काले कपड़े चढ़ा दिए और उनको कैमोफ्लेज कर दिया। नाउ दीज camels they were looking like monsters. So when they went to the battlefield, now Sassanid horses they started getting afraid, और उन्होंने battlefield से भागना शुरू कर दिया, पैनिक शुरू कर दिया। So these groups of five elephants, the way they were arranged, they looked like monsters. So that was a superior strategy adopted by Hazrat Ka'ab bin Amr, और सुप्रीम कमांडर यूनो के साथ इब्न मुकास थे। अच्छा, इससे ये हुआ कि नाउ लेफ्ट सेंटर ऑफ द सैसनिड आर्मी, उनके अंदर डिसऑर्डर आ गया, यानी लेफ्ट सेंटर जो था उनकी कैबिनेट का, उनके अंदर डिसऑर्डर आ गया। तब हजरत साद ने ऑर्डर दिया कि नाउ मुस्लिम शुड इंटेंसिफाई देयर अटैक। तो हजरत काका ने इस मौके पे प्लान बनाया कि दे वुड अटैक देयर कमांडर, पर्शियंस के कमांडर रुस्तम को कत्ल कर दें, ताकि इससे बैटल का फैसला हो सके। तो उन्होंने रुस्तम पे अटैक करने के लिए कुछ बहादुरों को मुंतखब किया, और दे ट्राई टू अटैक ऑन रुस्तम, या रुस्तम जिस हिस्से में था लश्कर के, वहां पे अटैक करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो पर्शियंस थे, उनके जो बहादुर सोल्जर्स थे, उन्होंने
इस अटैक को भी रिपल्स कर दिया। So this attack was repulsed by Rustam's forces। तो ससनीद का जो राइट सेक्टर था उसने हेडक्वार्टर पे, रुस्तम के हेडक्वार्टर पे होने वाले इस अटैक को रिपल्स कर दिया। इसके बाद रुस्तम ने पर्सनली काउंटर अटैक लॉन्च किया। खुद वो कैवलरी को लीड करता हुआ बैटलफील्ड में आया और उसने कोशिश की कि मुसलमानों को डिफीट करने में खुद अपना रोल प्ले करे, लेकिन देयर वाज नो ब्रेक थ्रू। और शाम तक जंग होती रही। मगरिब का वक्त आ गया तो जंग रुक गई, लेकिन दूसरे दिन भी जंग का कोई डिसीजन नहीं निकल सका और इट वाज स्टिल अनडिसाइसिव। लेकिन मुसलमानों का जो पर्शियन का मिलिट्री कमांडर था रुस्तम फर्रुखजाद, उसने भी पूरी कोशिश की कि ही शुड अटैक ऑन मुस्लिम फ्रंट। और मुसलमानों की काबिल अमल ने भी कोशिश की कि रुस्तम को कत्ल करके जंग का कोई नतीजा निकाला जा सके, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं सका। नाउ द थर्ड डे इज द लास्ट डे, और ये 18 नवंबर थी। और रुस्तम ये चाह रहा था कि क्विक विक्ट्री हासिल की जाए, जितनी जल्दी हो सके मुसलमान मुसलमानों को डिफीट किया जा सके, ताकि मजीद रीइंफोर्समेंट ना आ सके, और अगर आ रही रीइंफोर्समेंट तो उनको रोका जा सके। और दूसरे दिन हमने देखा था कि एलिफेंट नहीं थे, लेकिन आज जो तीसरा दिन है दोबारा एलिफेंट्स उनके मैदान में आ चुके थे और दे वर गिविंग देम एडवांटेज। रुस्तम ने जनरल अटैक का ऑर्डर दिया कि मुसलमानों के फ्रंट पे जनरल अटैक किया जाए, और पूरी फोर्स को उसने ऑर्डर दिया कि नाउ दे शुड अटैक ऑन द मुस्लिम फोर्सेस। तो बहुत ज्यादा मुसलमानों का लॉस हुआ, लेकिन मुसलमानों के आर्चर्स ने उनको रिपल्स कर दिया। मुसलमानों के आर्चर्स ने बहुत ज्यादा हैवी एरो शावर किया, तो पर्शियंस को रुकना पड़ा। अच्छा, ये तीसरा दिन था। तीसरे दिन में अगेन एलिफेंट्स की वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और कि जो इन्फैंट्री थी, उनकी कैवलरी थी, उसको बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी उनके एलिफेंट से। लेकिन मुस्लिम जो राइडर्स थे, मुसलमानों के जो हॉर्समैन थे, दे वर नाउ इन पैनिक, क्योंकि उनके घोड़े जो हैं वो उनके काबू में नहीं आ रहे थे। हाथियों को देख के घबरा रहे थे। और ससनीद ने अपने अटैक को मजीद प्रेस करने की कोशिश की। ज्यादा जोश के साथ उन्होंने मुसलमानों पे हमला किया। नाउ मुस्लिम्स दे हैड टू फेल बैक, तो मुसलमानों को रिट्रीट करना पड़ा। अच्छा, मुसलमानों को जब रिट्रीट करना पड़ा तो उनका जो आर्मी थी उसके अंदर गैप्स आना शुरू हो गए, दरमियान में गैप मिलना शुरू हो गए। तो रुस्तम फर्रुखजाद ने ये फैसला किया कि उसने एक कैवलरी रेजिमेंट को भेजा कि नाउ दे शुड अटैक ऑन द ओल्ड पैलेस, और साद रजी को वहां पे जाके यानी मुस्लिम कमांडर को शहीद किया जाए। तो जो स्ट्रैटेजी दूसरे दिन, इससे पिछले दिन मुसलमानों ने अडॉप्ट की थी, आज वही स्ट्रेटजी पर्शियंस ने अडॉप्ट की। और उसका टारगेट ये था कि हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो मुसलमानों के टमाटर है, उनको शहीद करके जंग का नतीजा बरामद किया जा सके और जंग जीती जा सके। लेकिन मुसलमानों की तरफ से भी एक सोल्जर्स ने, एक कैवलरी कंटेंजमेंट ने, जो कि बहादुरों में मुश्तमिल थी, बहादुर सिपाहियों में मुश्तमिल थी, उन्होंने इस अटैक को रोका और हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की में सेव। साद रज़ी अल्लाह अन्हु इस नतीजे में पहुंचे कि जंग जीतने का एक ही तरीका है कि पर्शियंस के एलिफेंट्स को अगर हम कत्ल करें या उनसे निजात हासिल कर लें, या उनको उन पे हमला करें और उनसे छुटकारा हासिल कर लें, तो दैट इज द ओनली वे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हाथियों पे हमला किया जाए, उनको टारगेट किया जाए, उनकी आंखों में तीर मारे जाए ताकि वो ब्लाइंड हो जाएं, और उनके ट्रंक्स पे अटैक किया जाए। तो दिस वाज अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। और मुसलमानों ने जब उनके हाथियों पर अटैक करना शुरू किया, शुरू में तो कुछ मुसलमान शहीद हुए हाथियों के पांव के नीचे आके, लेकिन उनके हाथियों को जब सूंड कटना शुरू हुई, उनके ट्रंक पे मुसलमानों ने अटैक किए। तो जिस हाथी के ट्रंक पे अटैक होता या जिस हाथी की आंख में तीर लगता, तो वो वापस पलट के अपनी ही फोर्सेस पे भागना शुरू कर देता, अपनी ही आर्मी को क्रश करना शुरू करके कर देता, और उससे पर्शियंस का अपना ही नुकसान होना शुरू हो जाता। तो इस तरह जो उनके हाथी थे वो सारे जख्मी हो गए, उन्होंने वापस भागना शुरू कर दिया और अपनी आर्मी को उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, उसकी अरेंजमेंट जो तबाह होने लगे। और जब तीसरे दिन जोहर का वक्त हुआ,
सूरज आसमान के दरमियान तक जब पहुंचता है तो मैदान में कोई भी हाथी बाकी नहीं था। तमाम हाथी जो थे वो बैटलफील्ड से भाग चुके थे और नाउ मुस्लिम्स दे वर इन चार्ज और मुसलमानों के पास अब मौका था। तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनरल अटैक का ऑर्डर दिया और दोनों आर्मीज जो थी वो आमने-सामने थी अब। और ये तीसरा दिन था और ये दोनों आर्मीज पे बहुत ही मुश्किल दिन था और डिसाइसिव बैटल की तरफ मामलात जा रहे थे और दोनों तरफ से हैवी कैजुअल्टीज हो चुकी थी और मैदान में हर तरफ डेड बॉडीज बिखरी हुई थी। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। इसके साथ साथ ये भी था कि 3 दिन से जो जंग हो रही थी तो फटीग भी थी और दोनों आर्मी जो है वो जंग जारी रख रही थी। सो इट वाज डिफिकल्ट। तो जब शाम हुई तो तब भी जंग जारी रही, रात को भी जंग जारी रही। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग रोकी नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि दुश्मन को थका दिया जाए, इतना थका दिया जाए कि वो बिलाखिर अपनी हार मान ले। तो तीसरे दिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग नहीं रोकी, उन्होंने जंग जारी रखी और ये जो तीसरा दिन है जंग का इसको यौमुल अमास कहते हैं। और इस दिन जो रात हुई थी, अगली रात जो आई उसमें भी जंग जारी रही, उसको लैलतुल हरीर कहते हैं या नाइट ऑफ रम्बलिंग नॉइजेस। यानी अंधेरा था तो बस आवाजें आ रही थी कि दोनों तरफ जंग हो रही है, विजन क्लियर नहीं था तो इसको लैलतुल हरीर या नाइट ऑफ रम्बलिंग नॉइजेस भी कहा जाता है। चौथा दिन दैट वाज अ डिसाइसिव डे और ये 19 नवंबर का दिन था। तो जंग चलती रही। सुबह जाके फजर के टाइम पे जंग रुकी। तो पर्शियंस ये समझे कि अब जंग रुक जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हज़रत साद इब्न वक्कास ने दोबारा जंग शुरू करा दी। एक जनरल अटैक शुरू करा दिया और पर्शियंस को मौका नहीं मिला कि वो आराम कर सकते। मुसलमान खुद भी चूँकि उन्होंने आराम नहीं किया था लेकिन वो चाह रहे थे कि जंग का फैसला हो जाए। तो सरप्राइज़ था पर्शियंस के लिए कि अभी तो जंग बंद हुई थी, दोबारा मुसलमानों ने जंग शुरू कर दी। लेकिन चूँकि अचानक जंग स्टार्ट हुई थी और सनसनी के लिए मुश्किल था तो उनका जो लेफ्ट विंग था और लेफ्ट सेक्टर था, मुसलमान उसको पीछे हटाने में कामयाब हो गए। और काका रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बहादुर जानिसारों के साथ एक अटैक लॉन्च किया सेक्टर में, दरमियानी हिस्से में और उनके जो सोल्जर्स थे, वो पर्शियन एम्पायर के सेंटर तक पहुँचने में कामयाब हो गए। उस कैंप तक पहुँचने में कामयाब हो गए जहाँ पे रुस्तम फर्रुखज़ाद था, उनका कमांडर था पर्शियंस का और अल्टीमेटली दे किल्ड रुस्तम फर्रुखज़ाद और नाउ आफ्टर हिज डेथ पर्शियंस दे लॉस्ट देयर मोरल्स और फिर उसके बाद ये जंग जो थी उसका फैसला हो गया और पर्शियंस जो है वो जंग छोड़ के मैदान जंग छोड़ के भागना शुरू हो गए चूँकि उनका कमांडर रुस्तम फर्रुखज़ाद मारा जा चुका था। मुसलमानों के 8,500 के करीब लोग मारे गए इस जंग में और पर्शियंस के तकरीबन 30 से 40,000 लोग इस जंग में मारे गए। आई होप कि ये आपको पूरी बैटल बैटल ऑफ कादसिया इज़ इट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई एम्बिग्यूइटी तो नहीं है आपको? इज़ इट क्लियर? मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताया। आई थिंक 10 मार्क्स के लिए बहुत सारे डेटा है, आप इसमें से कुछ चूज़ करके आप अराउंड 2.5 से 3 पेजेज़ का एक अच्छा-सा आंसर आप डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सीज एंड कैप्चर ऑफ मदाइन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसको रिपीट नहीं करेंगे। जलूरा भी हमने लास्ट टाइम कर ली थी पिछली क्लास में। ब्रीफ कर ली थी, तो ये ब्रीफ काफ़ी है। कहावत जो है ये डिटेल से आती है और जलूरा की मैं कोशिश करूँगा आपको और डिटेल से बता दूँ क्योंकि पहले कभी आई नहीं है लेकिन पॉसिबली हो सकता है दे दें, जलूरा भी डिटेल से दे दें। तो अभी हम कहावत को डिटेल से करेंगे, जलूरा को और फिर जो रोमन बैटल्स है उसमें यरमूक को डिटेल से करेंगे। उसके डिटेल में क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है। बाकी बैटल्स कुछ छोटे-मोटे और तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो दैट वे वी विल डिस्कस। और जब थोड़ा-सा कोर्स हो जाए हमारा तो मैं इंशाल्लाह फिर पेपर्स की तरफ आऊँगा। हम क्लास में पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्लास में काफ़ी सारा पेपर हम क्लास में बैठ के उसको डिस्कस करके सॉल्व कर लें। आई होप कि कोई क्वेश्चन है तो बताएँ। सलाह आपकी जो पेपर्स हैं इंशाल्लाह मैं आप छोड़ के सलाह चलेंगे। तो अज़ीज़ आपको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलें, तो कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। आप काम पे बैठ सकते हैं, आप मुझे बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।